तो आज हम बताने जा रहे हैं कहानी सी के नायडू की। तो शुरू करते हैं। सी के नायडू के पूर्वज आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम के कापू समुदाय से थे। नायडू के परदादा मछलीपट्टनम से हैदराबाद चले गए, जहां उन्होंने हैदराबाद के निजाम के लिए दुभाषिया के रूप में काम किया। नायडू के दादा कोटारी नारायण स्वामी नायडू नागपुर में बस गए। नारायण स्वामी ने वहां कानून की पढ़ाई की और शहर के जानेमाने वकील बन गए। वह एक जमींदार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती सदस्य भी थे। नारायण स्वामी इतने संपन्न थे कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया। छोटे बेटे सूर्य प्रकाश राव नायडू, सी के नायडू के पिता, ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की, जहां वे रणजीत सिंह जी के समकालीन थे। बाद में वे नागपुर वापस आ गए और वहां एक वकील के रूप में अभ्यास किया। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। कोटारी कनकैया नायडू का जन्म 31 अक्टूबर 1895 को नागपुर, मध्य प्रांत में तेलुगु भाषी कापू परिवार कोटारी सूर्य प्रकाश राव नायडू और महालक्ष्मी में हुआ था। 1896 में सैनिकों और नायडू क्लब 11 के बीच खेले गए क्रिकेट मैच में नारायण स्वामी ने अपने पोते के जन्म को चिह्नित करने के लिए तांबे के सिक्के वितरित किए। सी के नायडू 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्हें 7 साल की उम्र में स्कूल की टीम में शामिल किया गया था और उन्होंने एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद जताई। उन्होंने सेंट फ्रांसिस डी सेल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और बाद में हिस्लोप कॉलेज में दाखिला लिया। नायडू ने अपने स्कूल और कॉलेज में क्रिकेट में कप्तानी की। उन्होंने हॉकी और फुटबॉल में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कथित तौर पर अपनी युवावस्था में 11 सेकंड में 100 गज 91 मीटर की दौड़ लगाई। हाई स्कूल में रहते हुए वे मोदी क्रिकेट क्लब के कप्तान बन गए। अपने शुरुआती खेल के दिनों में उन्होंने आर राजन्ना से कोचिंग ली। शुरुआत में नायडू एक रक्षात्मक बल्लेबाज थे, लेकिन उनके पिता सूर्य प्रकाश राव ने उनका नजरिया बदल दिया और उन्हें और ज्यादा आक्रामक होने के लिए प्रोत्साहित किया। नायडू ने 1916 में बॉम्बे क्वाड्रैंगुलर में अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया। यूरोपियन के खिलाफ हिंदुओं के लिए खेलते हुए वे 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, जब उनकी टीम 7 विकेट पर 79 रन पर लड़खड़ा रही थी। उनका पहला स्कोरिंग शॉट छक्का था, लेकिन वे 2 पारियों में केवल 37 रन ही बना पाए, पहली पारी में 27 और दूसरी पारी में 10। गेंदबाज के तौर पर उन्होंने 97 रन देकर 4 विकेट चटकाए। 1917 में उन्होंने पारसियों के खिलाफ बॉम्बे क्वाड्रैंगुलर के फाइनल में नाबाद 80 रन बनाए। 1918 में उन्होंने बॉम्बे में लॉर्ड विलिंगडन की इंग्लैंड टीम के खिलाफ भारतीय एकादश के लिए खेलते हुए अपना पहला शतक बनाया। उन्होंने 122 रन बनाए और मेजबान टीम ने पारी से जीत दर्ज की। उन्होंने 1919 में सेंट्रल प्रोविंस और 1920 में मद्रास का प्रतिनिधित्व किया। अगले कुछ वर्षों में उनकी लगातार बड़ी हिटिंग भारतीय क्रिकेट लोक कथा का हिस्सा बन गई। दिसंबर 1920 में उन्होंने मद्रास में यूरोपियन के खिलाफ 120 रन बनाए। उनमें से एक छक्का चेपॉक परिसर की बाउंड्री वॉल को पार करते हुए मैदान से 50 गज 46 मीटर दूर जाकर गिरा। अनुमान है कि छक्का लगभग 150 गज 140 मीटर दूर था। नायडू ने 1926 से 27 में आर्थर गिलिगन की अगुवाई वाले मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) के खिलाफ हिंदुओं के लिए खेलते हुए बॉम्बे जिमखाना में 116 मिनट में 153 रन की पारी खेलकर क्रिकेट के क्षेत्र में धूम मचा दी। MCC के गेंदबाजी आक्रमण में मॉरिस टेट, जॉर्ज गिरी और बॉब वायट जैसे खिलाड़ी शामिल थे। उनका शतक सिर्फ 65 मिनट में आया। इस पारी में 11 छक्के शामिल थे, जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक नया विश्व रिकॉर्ड था।
सांख्यिकीविद आनंद जी डोसा के अनुसार नायडू ने 50 रन बनाने के लिए 16 स्ट्रोक लिए, शतक बनाने के लिए 17 और अपने अंतिम स्कोर तक पहुंचने के लिए 16 और स्ट्रोक लिए। एमसीसी ने नायडू को उनकी शानदार पारी के लिए चांदी का बल्ला भेंट किया। गिलिगन अंग्रेजी क्रिकेट में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और उन्होंने भारत के टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश के लिए पैरवी की। उनके प्रयासों का फल मिला और 1928 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का गठन हुआ और भारत को टेस्ट का दर्जा दिया गया। नायडू की पारी ने भारत को टेस्ट का दर्जा दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। भारत को 1931 में टेस्ट का दर्जा मिला और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राष्ट्रीय टीम 1932 में अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला के हिस्से के रूप में इंग्लैंड का दौरा करने के लिए तैयार थी। इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले के महीनों में भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगडन का मानना था कि टीम की कप्तानी एक अंग्रेज खिलाड़ी को करनी चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि भारत में खेलने वाले किसी अंग्रेज जैसे कि एलेक होसी, सीपी जॉनस्टोन या रेजिनाल्ड लेग्डेन को टीम की कप्तानी करनी चाहिए, ताकि दौरे पर आए दल के भीतर गुटबाजी को शांत किया जा सके। बीसीसीआई ने तय किया कि कप्तान कोई भारतीय होगा। उस समय भारतीय क्रिकेट को राजकुमारों द्वारा वित्तीय संरक्षण प्राप्त था और शाही पृष्ठभूमि के कई लोग कप्तानी के लिए पैरवी कर रहे थे। इस समय तक नायडू को भारतीय क्रिकेट में एक किंवदंती माना जाने लगा था। टीम की कप्तानी के लिए नायडू की भारी साख के बावजूद पटियाला के महाराजा और लिम्बड़ी के राजकुमार को क्रमशः कप्तान और उप कप्तान नियुक्त किया गया। विज्जनगरम के महाराज कुमार विज्जी को उपकप्तान बनाया गया। दौरे से 2 सप्ताह पहले पटियाला के महाराजा अपने राज्य के मामलों में व्यस्त होने के कारण वापस चले गए और पोरबंदर के महाराजा को कप्तान नियुक्त किया गया। विज्जी ने स्वास्थ्य और फॉर्म के कारणों से दौरे से अपना नाम वापस ले लिया। पोरबंदर के महाराजा ने अंग्रेजी दौरे पर कप्तानी छोड़ दी और यह जिम्मेदारी लिम्बड़ी के राजकुमार को दे दी गई, जो पहले टेस्ट की पूर्व संध्या पर घायल हो गए थे। कप्तानी आखिरकार नायडू को सौंप दी गई। हालांकि कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने इस फैसले का विरोध किया। आधी रात को उन्होंने दौरे के कप्तान पोरबंदर के महाराजा को जगाया और उनसे कहा कि वे केवल राजघराने के लोगों के नेतृत्व में खेलना चाहते हैं, न कि नायडू जैसे आम आदमी के द्वारा। भारत में अधिकारियों के साथ केबल का आदान प्रदान किया गया और पटियाला के महाराजा ने खिलाड़ियों को नायडू की कप्तानी स्वीकार करने का आदेश दिया। इस प्रकार नायडू टेस्ट क्रिकेट में भारतीय राष्ट्रीय टीम के पहले कप्तान बन गए। अपने टेस्ट डेब्यू के समय वे 36 वर्ष के थे। क्षेत्ररक्षण करते समय हाथ में दर्दनाक चोट लगने के बावजूद उन्होंने पहली पारी में 40 रन बनाकर शीर्ष स्कोर बनाया। उन्होंने डगलस जार्डाइन और एडी पेंटर के महत्वपूर्ण विकेट भी लिए। क्रिकेटर ने नायडू की गेंदबाजी के बारे में लिखा, नायडू एक चतुर गेंदबाज है। मध्यम गति से वह गेंद को फ्लाइट करता है, ऑफ से स्पिन कर सकता है और तेज गति से गेंद को नीचे भेज सकता है। इस दौरे की शुरुआत में नायडू ने लॉर्ड्स में एमसीसी के खिलाफ अपने पहले मैच में नाबाद 118 रन बनाकर शतक बनाया। उन्होंने पूरे दौरे में शानदार प्रदर्शन किया। वह दौरे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने 40 से अधिक की औसत से 5 शतकों के साथ 1618 रन बनाए। एक गेंदबाज के रूप में उन्होंने 25 रन प्रति विकेट की औसत से 65 विकेट लिए और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब आया जब उन्होंने लीसेस्टरशायर के खिलाफ 21 रन देकर 5 विकेट लिए। दौरे पर केवल स्ट्राइक गेंदबाज मोहम्मद निसार और अमर सिंह ने ही उनसे अधिक विकेट लिए। कहा जाता है कि एजबेस्टन में नायडू के एक छक्के ने काउंटी को पार करते हुए री नदी को पार कर लिया था, जो तब वारविकशायर और वॉर्सेस्टरशायर के बीच की सीमा बनाती थी। कुल मिलाकर इस दौरे में 26 मैच खेले गए, जिनमें भारत ने 9 मैच जीते,
9 हारे और 8 मैच ड्रॉ रहे। दौरे पर उनके नेतृत्व कौशल और हरफनमौला प्रदर्शन के कारण विजडन ने उन्हें 1933 के लिए अपने 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में से एक नामित किया। इससे वे भारत के लिए खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए जिन्हें विजडन द्वारा सम्मानित किया गया। नायडू ने 3 और टेस्ट मैचों में भारतीय टीम का नेतृत्व किया, जब डगलस जार्डाइन की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम 1933 से 34 में अपने पहले आधिकारिक दौरे के लिए भारत आई थी। बॉम्बे में पहले टेस्ट में लाला अमरनाथ और नायडू ने तीसरे विकेट के लिए 186 रनों की साझेदारी की। नायडू ने 67 रन बनाए, जबकि अमरनाथ 118 रन की पारी के साथ टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। नायडू 1934 में ईडन गार्डन्स में भारत के पहले 4 टेस्ट मैचों में कप्तान थे, जिसमें से 3 में हार मिली और एक मैच ड्रॉ रहा। नायडू 1936 में इंग्लैंड का दौरा करने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। हालांकि कप्तानी विजयनगरम के महाराज कुमार को सौंप दी गई थी, जिन्हें पैरवी और जोड़तोड़ के जरिए यह भूमिका मिली थी। नायडू ने दौरे में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। उस मैच में गुब्बी एलन से एक दर्दनाक झटका लगने के बावजूद उन्होंने 81 रन बनाए, टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर। उन्होंने दौरे में 26 से अधिक की औसत से 1102 रन बनाए और 31.78 रन प्रति विकेट की औसत से 51 विकेट लिए। विजडन ने उनके प्रदर्शन के बारे में कहा, इंग्लैंड के अपने पिछले दौरे पर इतनी शानदार सफलता मिली कि नायडू ने खुद को और अपने दोस्तों को निराश किया, लेकिन नायडू ने अच्छी गेंदबाजी की और निसार के बाद सबसे ज्यादा विकेट लिए। नायडू ने होलकर को 9 साल में 8 रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंचाया, जिसमें से उन्होंने 4 जीते। 1944 से 45 के सीजन में क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और सीके नायडू की 11 के बीच मैच आयोजित करके उनकी 50वीं जयंती मनाई। गुल मोहम्मद और डेनिस कॉम्पटन ने मैच में नायडू की टीम के लिए खेला। अगले सीजन में नायडू ने मैसूर के खिलाफ 101 और बड़ौदा के खिलाफ लगातार 2 मैचों में 200 रन बनाए। उन्होंने होलकर को 1952 से 53 के रणजी फाइनल में बंगाल के खिलाफ जीत दिलाई और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने होलकर राज्य के कर्नल के पद से भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि 1956 से 57 में नायडू को उत्तर प्रदेश के रणजी ट्रॉफी अभियान में सहायता करने के लिए सेवानिवृत्ति से बाहर आने के लिए कहा गया। सीजन की शुरुआत में उन्होंने राजस्थान के खिलाफ 84 रन बनाए थे, जिसमें वीनू मांकड़ को 2 छक्के मारे थे। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपना अंतिम प्रदर्शन उसी सत्र में किया था, तब उनकी उम्र 62 वर्ष थी और उन्होंने बॉम्बे के खिलाफ अपनी अंतिम पारी में 52 रन बनाए थे। उनका अंतिम प्रदर्शन 1963 से 64 में एक चैरिटी मैच में हुआ था। 68 वर्ष की आयु में उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल एकादश के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकादश के विरुद्ध खेला। उन्होंने अपने करियर में हिंदू, मद्रास, हैदराबाद, मध्य भारत, होलकर, आंध्र, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न घरेलू टीमों के लिए खेला। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाए। उनके नाम 47 वर्षों से अधिक समय तक चलने वाले सबसे लंबे प्रथम श्रेणी करियर का विश्व रिकॉर्ड है। उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी रणजी ट्रॉफी में 51 वर्ष की आयु में बनाई गई 200 रन की पारी थी। वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन कुछ बल्लेबाजों में से एक थे जिन्होंने 50 वर्ष की आयु के बाद दोहरा शतक बनाया था। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 36.67 की औसत से 5 शतकों के साथ 2,567 रन बनाए। वह बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट के इतिहास में 45.87 की औसत से 2,156 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी थे।
रिटायरमेंट के बाद नायडू ने राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और रेडियो कमेंटेटर के रूप में काम किया। चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से होनहार प्रथम श्रेणी के क्रिकेटरों के लिए चयन ट्रायल आयोजित किए। हालांकि उनकी उम्र 50 के दशक के अंत में थी, लेकिन वे लेग गार्ड, पेट और जांग गार्ड के बिना युवा गेंदबाजों का सामना करते थे और उन्हें पूरी गति से गेंदबाजी करने के लिए कहते थे। उन्होंने आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। वह और उनके भाई सीएस नायडू गुंटूर में खेलते थे और स्थानीय आंध्र क्रिकेटरों को सलाह देते थे। 58 वर्षीय सी के नायडू ने 1953 से 54 के सत्र में मैसूर के खिलाफ अपने पहले रणजी ट्रॉफी मैच में आंध्र की टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने उस मैच में टीम का पहला अर्धशतक भी बनाया। नायडू उस दौर में खेले जब ऊंचे शॉट मारना जोखिम भरा और उल्लंघनकारी माना जाता था, लेकिन वे हमेशा अपने शॉट खेलने के लिए तैयार रहते थे। वे खास तौर पर लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते थे। बिना किसी चिंता के छक्के मारने की उनकी क्षमता ने दर्शकों को पागल कर दिया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका पहला स्कोरिंग शॉट छक्का था। उनके अनुसार बल्लेबाजी में पूरे शरीर का इस्तेमाल होना चाहिए और यह सिर्फ कोहनी ऊपर और बाएं पैर को आगे रखने के बारे में नहीं है जैसा कि क्रिकेट मैनुअल में बताया गया है। नायडू के खिलाफ खेलने वाले बॉब व्याट ने कहा कि वे सिर्फ स्लोगर नहीं थे, क्योंकि उनका परफेक्ट पोजीशन, लंबे पेंडुलम स्विंग में हाई बैकलिफ्ट उनके स्ट्रोक्स को खूबसूरती देता था। नायडू ने खुद को शारीरिक दर्द सहना सिखाया। रणजी ट्रॉफी के एक मैच में उनके मुंह पर गेंद लगी जिससे उनके 2 आगे के दांत टूट गए। उन्होंने चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया और अपने बल्ले से विकेट के पीछे से ही दांत साफ किए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी कप्तान, मुंबई के माधव मंत्री से अनुरोध किया कि वे गेंदबाज दत्तू फड़कर को तेज गेंदबाजी जारी रखने का निर्देश दें। 1936 के ओवल टेस्ट में गुब्बी एलन से दर्दनाक झटका लगने के बावजूद उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखने का सफल प्रयास किया और अगली गेंद को बाउंड्री पर पहुंचा दिया। उन्होंने 81 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर और इंग्लैंड को पारी की जीत से वंचित किया। वह सख्त थे और दूसरों से भी यही उम्मीद करते थे कि वे भी उसी तरह की सख्ती दिखाएं। नायडू अपने परिवार के साथ नागपुर से इंदौर चले गए जब उन्हें होलकर राज्य के शासक तुकोजीराव होलकर तृतीय ने अपने राज्य की सेना में कैप्टन का पद दिया। उनके घर में तेलुगु माहौल था, भले ही वे आंध्र से बाहर रहते थे। वे मैदान पर और अपने परिवार के साथ भी सख्त अनुशासन वाले व्यक्ति थे। मैचों के बीच छुट्टी के दिनों में वह नियमित रूप से अपने साथियों को अपने घर पर बुलाते थे और उन्हें अपने क्रिकेट करियर की कहानियां सुनाते थे। वह लगातार धूम्रपान करते थे। वह कुछ खास मुद्दों पर सनकी भी थे। वह नियमित रूप से खिलाड़ियों से ड्रिंक्स ब्रेक में पानी न पीने के लिए कहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह उनकी फिटनेस के लिए अच्छा नहीं है। उनकी पहली पत्नी चंद्रम्मा की शादी के कुछ साल बाद ही मृत्यु हो गई। बाद में उन्होंने गुनावती से शादी की। उनकी 2 शादियों से उनके 9 बच्चे थे, 7 बेटियां और 2 बेटे। उनके बेटे प्रकाश नायडू एक खिलाड़ी थे जिन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रीय जूनियर टेबल टेनिस चैंपियन थे। प्रकाश एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी भी थे। उनके दूसरे बेटे सीएन नायडू ने भी मध्य प्रदेश के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला। उनकी बेटी चंद्र नायडू भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। उनके पोते विजय नायडू ने रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। उनकी पोती मंजुला राव एक वकील हैं और उन्होंने बेस्ट बेकरी मामले में विशेष सरकारी अभियोजक के रूप में काम किया है। उनके छोटे भाई सी
एस नायडू ने भी भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला। उनके अन्य छोटे भाई सीएल नायडू और सीआर नायडू प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे। अपने 72वें जन्मदिन से कुछ महीने पहले नायडू को स्ट्रोक हुआ। इससे वे बेहोश हो गए और तब से लेकर आधे साल बाद अपनी मृत्यु तक वे बिस्तर पर ही रहे। अपने अंतिम दिनों में वे बोलने में असमर्थ हो गए और आगंतुकों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। 14 नवंबर 1967 को 72 वर्ष की आयु में इंदौर में उनका निधन हो गया। डीबी देवधर ने नायडू की मृत्यु का कारण उनकी लगातार धूम्रपान करने की आदत को बताया। नायडू को व्यापक रूप से भारत के महानतम क्रिकेटरों में से एक माना जाता है। वे 1941 में किसी ब्रांड का विज्ञापन करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। उनके नाम का इस्तेमाल फिल्मों के प्रचार के लिए भी किया गया था। वी शांताराम की दुनिया ना माने 1937 में फिल्म के विज्ञापन के लिए होर्डिंग्स में नायडू का नाम दिखाया गया था। भारत सरकार ने 1956 में नायडू को तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। वह इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर थे। 2006 में बीसीसीआई ने कर्नल सी के नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड नामक एक पुरस्कार की शुरुआत की, जो भारतीय क्रिकेट में उनके अद्वितीय आजीवन योगदान के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। 1973 से 74 के सीजन से भारत के अंडर 25 घरेलू टूर्नामेंट को सी के नायडू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के बैंक्वेट हॉल में से एक सी के नायडू हॉल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उन्हें 2014 में विजडन इंडिया हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नायडू के जन्मस्थान नागपुर में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड के परिसर में उनकी छवि वाली एक कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर नायडू की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। स्टेडियम के एक स्टैंड और एक पवेलियन ब्लॉक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। 2023 में इंदौर के होलकर स्टेडियम में एक और प्रतिमा स्थापित की गई। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कासु ब्रह्मानंद रेड्डी ने उनके पैतृक गृहनगर मछलीपट्टनम में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा था। 2018 में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने मछलीपट्टनम में नायडू की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया था। 4 अप्रैल 2005 को विशाखापत्तनम में एसीएवीडीसीए स्टेडियम के प्रवेश द्वार के पास द कोलोसस ऑफ क्रिकेट शीर्षक वाली नायडू की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था। क्रिकेट इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने नायडू को पहला महान भारतीय क्रिकेटर कहा था। 2001 में गुहा ने उन्हें देश भर में प्रसिद्ध महान भारतीय क्रिकेटरों की अपनी ऑल स्टार 11 टीम में शामिल किया, जिनकी प्रसिद्धि रिटायरमेंट के बाद भी बनी रही। नायडू को टीम का कप्तान भी चुना गया। कई अन्य टिप्पणीकारों ने उन्हें भारत का पहला क्रिकेट सुपरस्टार और भारत का पहला विश्व स्तरीय क्रिकेटर कहा है। खेल पत्रकार डिकी रुतनागुर ने एक बार लिखा था कि जब स्कूली बच्चों ने सुना किसी के नायडू क्रीज पर आ गए हैं, तो वे अपनी कक्षाएं छोड़कर बॉम्बे जिमखाना चले गए और व्यवसायी व्यापार करना बंद कर दिया। सैयद मुश्ताक अली ने उन्हें अपने अधीन खेले गए सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक माना। टिप्पणीकार रवि चतुर्वेदी ने उनके बारे में लिखा, यह उनकी गीतात्मक शैली थी जिसने उन्हें देश के अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बना दिया। उन्होंने खेल को एक बैले की शोभा दी, जिसकी दर्शकों ने सराहना की, जो अन्यथा इसे एक युद्ध के रूप में देखते थे। वसंत राय जी ने नायडू को भारतीय क्रिकेट का शहंशाह कहा। तो यह थी कहानी सी के नायडू